प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना। प्रस्थान से पहले दिए गए बयान में घाना को बताया ग्लोबल साउथ में मूल्यवान साझेदार देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी स्वीकृति। भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए 5 स्तंभों पर आधारित रोड मैप हुआ तैयार। और आज चंडीगढ़ में कन्वेंशन हॉल न्यायिक अकादमी परिसर में करदाताओं के केंद्र हब का किया गया उद्घाटन। करदाता केंद्र हब से लोगों को टैक्स से संबंधित जानकारी होगी प्राप्त। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 सालों में यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश तथा परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश तथा विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी हुई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और भी अधिक मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के फैसले पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह देश में खेल परिदृश्य को नया आकार देने तथा खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। यह देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थान दिलाने के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप भी तैयार करेगी। और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में है। हम सब जानते हैं कि कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स। उन्होंने कहा कि यह खेल नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसमें खेल प्रतिभागी की शीघ्र पहचान कर उसे तैयार करना होता है। लीग प्रतियोगिताओं की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसमें शामिल है। इस नीति में खेलों की आर्थिक क्षमता के साथ ही सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने में खेलों की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी तथा पारस्परिक खेलों को पुनर्जीवित करना भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से खेलों को जोड़ा जाएगा और खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए प्रयास करना होगा ताकि जन भागीदारी से फिटनेस की संस्कृति बढ़े। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना के तहत 99,446 करोड़ रुपए के साथ 2 वर्षों के दौरान देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पर सृजित करने को प्रोत्साहन दिया गया है। यह योजना 1 अगस्त से शुरू होगी। पहली बार काम करने वालों को 2 किश्तों में 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन देगी।
मंत्रिमंडल ने भारत के अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक रूपांतरणकारी कदम के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण आरडीआई योजना को भी मंजूरी दी है। आज चंडीगढ़ में सेक्टर 43 स्थित कन्वेंशन हॉल न्यायिक अकादमिक परिसर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा करदाताओं के केंद्र हब का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ओलंपिक पदक विजेता मनप्रीत सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता मनप्रीत सिंह ने कहा कि करदाताओं के केंद्र हब से लोगों को टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ सके। ओलंपिक पदक विजेता ने कहा कि करदाताओं को इसके महत्व का पता होना चाहिए। पता नहीं है, क्योंकि गांव इलाकों में भी वहाँ पे भी बताना चाहिए कि टैक्स पे करने से क्या बेनिफिट होता है, कि उसमें एक्चुअली क्या है कि उन्हीं का फ़ायदा होता है, कि उससे देश की तरक्की बढ़ती है। वहाँ पे रोड जो भी सभी फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ के उनको मिलती हैं। तो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जो गाँव जहाँ राउंड क्लास है वहाँ पर पता चलना चाहिए लोगों को कि टैक्स पे करना कितना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी एजुकेटेड नहीं, उनको काफ़ी दिक्कत आती है कि हाँ कि टैक्स कैसे पे करना है। कई लोग उनको गुमराह भी करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, टैक्स नहीं पे करना चाहिए, टैक्स से बचाओ, अपना पैसा बचाओ। बट अगर देखा जाए तो उन्हीं का ही बेनिफिट है उसमें। वहीं सीसीआईटी एनडब्ल्यूआर की इनकम टैक्स कमिश्नर आम्रपल्ली दास ने बताया कि इस करदाता हब से करदाताओं को काफी आसानी होगी और हम चाहते हैं कि इससे संबंधित करदाताओं को अच्छी सेवाएं मुहैया करवाई जाए। है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से वो भर पाएं, उनको रिफंड टाइम से मिल जाए और उनको डिपार्टमेंट के साथ मिनिमम फिजिकल इंटरेक्शन करना पड़े। तो उस आप लोगों को पता अभी असेसमेंट प्रोसीडियर हमारा बिल्कुल फेसलेस हो गया। लोग बिल्कुल रिटर्न को ई फाइल करते हैं, अपने क्वेरीज की जवाब उनको ई फाइलिंग से ही मिल जाती है। और हम चाहते हैं कि लोगों के लिए हम टैक्स पेयर सर्विस प्रोवाइड करते रहें जो उनके लिए ज़रूरी है। दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए पीजीआई में एडवांस कार्डियक सेंटर ने दिल का लाइव इलाज कर उपलब्धि हासिल की है। लाइव पोस्ट कार्डियक प्रोसीजर का यह लाइव प्रसारण मुंबई में आयोजित नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल से किया गया। लाइव प्रसारण में बाईपास ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टी की भी जानकारी दी गई। प्रोफेसर राजेश विजय वर्गीय के मार्गदर्शन में कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने इसे प्रस्तुत किया। मरीज एक बुजुर्ग पुरुष था जिसकी 15 साल पहले कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। वह पहले से डाले गए स्टंट की ब्लॉकेज व अन्य बाईपास ग्राफ्ट की ब्लॉकेज से सीने में दर्द के साथ आया था। लाइव के इस ब्रॉडकास्ट के दौरान 2 बाईपास ग्राफ्ट का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिसमें इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी शामिल है। ये तकनीक भारत में केवल कुछ चुनिंदा केंद्रों पर ही उपलब्ध है। प्रोफेसर विजय वर्गीय ने कहा कि यह तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जिसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। लाइव केस ने विशेषज्ञों के बीच एक पैनल चर्चा को भी प्रेरित किया। इसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने धुरी रेलवे ओवरब्रिज के मुद्दे पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले पर लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। ओवरब्रिज के निर्माण का पूरा पैसा राज्य सरकार लगाएगी, इसके लिए फंड भी जारी हो चुका है और पिछले साल ही 54.46 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। मंत्री हरभजन ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि यह ओवरब्रिज पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया जाएगा। जब 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने थे और तब उन्होंने घोषणा की थी कि यहां पर हम ओवरब्रिज बनाएंगे। सरकार ने इसके लिए 54.46 करोड़ के फंड भी जारी कर दिए हैं। रेलवे विभाग ओवरब्रिज बनाने के लिए पंजाब सरकार को एनओसी नहीं दे रहा है, जबकि इसमें एक पैसा भी केंद्र सरकार को नहीं लगाना है। 55 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ।
नशे के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध को 4 महीने पूरे हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने कल से अब तक 12,135 एफआईआर दर्ज की है और 19,880 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 786 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। यह ऑपरेशन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक साथ चला गया। विशेष पुलिस महानिदेशक स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 786 किलो हेरोइन के अलावा पुलिस टीमों ने 301 किलो अफीम, 158 क्विंटल भुक्की, 11 किलो चरस, 300 किलो गांजा, 2.9 किलो आईसीआई, 27.99 लाख नशीली गोलियां, कैप्सूल और 11.58 करोड़ रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की है। 122वें दिन की कार्रवाई का ब्यौरा साझा करते हुए विशेष डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने 128 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 4.1 किलो हेरोइन, 3.5 किलो अफीम, 10 किलो भुक्की, 13,767 नशीली दवाइयां और 1.25 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। विशेष डीजीपी ने बताया कि 87 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 200 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्य भर में 418 स्थानों पर छापेमारी की है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 428 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मलोट के जी पैलेस में ऐसी भाईचारे से संबंधित 505 परिवारों को लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपए की कर्ज माफी के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर मंत्री द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतर्गत भी 140 लाभार्थियों को 71.40 लाख 51 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए हैं। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक जन कल्याण को सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों को यह राहत मिली है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह माफी पीएस स्टाफ द्वारा विकसित किए गए सभी कर्जों के लिए है, जिससे एससी भाईचारे और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यंत आवश्यक राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन लाभार्थियों को कोई बकाया नहीं बल्कि उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। कर्ज माफी के बाद पीएससीएफसी के नियमों के अनुसार कर्ज लेने वालों के विरुद्ध वसूली की जाने वाली कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में कल आयोजित हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए नए सिरे से प्रयास करते हुए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग के संदेश को भी और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों के सोशल मीडिया हैंडल पर समर्पित अभियान चला रहा है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर के लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों को अगले सप्ताह तक स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परामर्श से अपंजीकृत बच्चों की सूची तैनात करने के लिए कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर अनुपालन करने वाले एसएमओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके स्टेशन छोड़ने तक रोक लगाना भी शामिल है और ऐसे अधिकारियों के लिए एक ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सीमा पार लिंग चयनात्मक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के साथ अंतर जिला समन्वय को मजबूत करने का आह्वान भी किया। पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में सीनियर अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में विभाग के तहत चल रही योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान रक्षा सेवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह ढिल्लों द्वारा मंत्री को पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। उन्होंने अधिकारियों को सभी भलाई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए। मोहिंदर भगत ने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों से संबंधित सभी कामों को और ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने विभाग को राज्य भर के सैनिक रेस्ट हाउसों के नवीनीकरण के काम में
तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए फंडों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न भलाई स्कीमों के संबंधी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, जिससे कि वह इन स्कीमों का पूरा लाभ ले सकें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।